बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम लोग स्टडी करने जा रहे हैं इकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट्स के बारे में। ठीक है, बेसिकली चैप्टर है हमारे पास इंट्रोडक्शन ऑफ एनवायरमेंटल टॉक्सिकोलॉजी। और इकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट्स में सबसे पहले हम लोग देखते हैं बायोस्फीयर के बारे में। बायोस्फीयर एक ऐसा रीजन है हमारे प्लैनेट का जहाँ पर जिंदा जानदार जो है वो रहते हैं। ये हमारा जो अर्थ प्लैनेट है ना, ये बहुत ही बड़ा है जहाँ पर लाइफ जो है ना वो एग्जिस्ट कर रही होती है अर्थ के सरफेस के ऊपर। आमतौर पर इस सिर्फ और सिर्फ ये फ्यू मीटर्स है लिथोस्फेयर का, और कुछ जो है ना किलोमीटर्स इन्वॉल्व होते हैं एटमॉस्फेयर और हाइड्रोस्फेयर के हवाले से। नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करते हैं इकोसिस्टम के हवाले से कि बेसिकली इकोसिस्टम का कॉन्सेप्ट क्या है। इकोसिस्टम से मुराद ये है कि जहाँ पर बायोटिक और एबायोटिक इंटरेक्शन हो। ठीक है, इको सिस्टम इकोसिस्टम ये एक सेल्फ रेगुलेटिंग कम्युनिटी है जानदार की और एनिमल्स की, जहाँ पर वो एक दूसरे के साथ ताल्लुक कायम करते हैं, यानी कि उनमें बायोटिक और एबायोटिक इंटरेक्शन होता है। बायोटिक से मुराद है जिंदा जानदार और एबायोटिक से मुराद है नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म, जैसे लाइट है, वाटर है, टेम्परेचर है। क्लियर है? ये क्या है? बेसिकली इंट्रैक्शन है बायोटिक एंड एबायोटिक फैक्टर्स का। क्लियर है जी? इसमें बेसिकली क्या है, एक सेल्फ रेगुलेटिंग कम्युनिटी होती है एनिमल्स की और प्लांट्स की, जिसमें वो एक दूसरे के साथ ताल्लुक कायम करते हैं। हमारा जो इकोसिस्टम है ना वो कभी भी वैक्यूम की तरह एग्जिस्ट नहीं करता है। इसमें हर एक्टिविटी या हर अमल और इसके साथ साथ इनके आपस में ताल्लुक जो है वो एक जबरदस्त किस्म का जो है ना असरात मुरतब करा होता है इकोसिस्टम के अंदर। जिस तरह हम लोग अगर किसी भी स्टोन को पॉन्ड के अंदर फेंक देते हैं तो एक डिस्टरबेंस क्रिएट होती है पूरे पूरे पॉन्ड में। बिल्कुल यही हिसाब जो है हमारे इकोसिस्टम का है कि हर एक्टिविटी और हर प्रोसेस जो है वो इकोसिस्टम के अंदर जो है ना वो अपना किरदार अदा कर रहा होता है, चाहे वो नेगेटिव है या पॉजिटिव है। बायोटिक और एबायोटिक इंटरेक्शन जो है ना इकोसिस्टम में वो डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, और बाद में जो है ना वो रिटर्न क्या कर रहा होता है, अपना कोई ना कोई असरात मुरतब कर रहा होता है इंटरेक्टिंग पॉपुलेशंस पर। क्लियर है? इसको हम लोग पॉजिटिव और नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म के से भी जो है ना वो कह सकते हैं। पॉजिटिव इस लिहाज से अगर तो वो हेल्प कर रहा है फॉर दी ग्रोथ या फिर सेल्फ रिटेनिंग के लिहाज से इकोसिस्टम के, तो वो पॉजिटिव फीडबैक कहला देगा। और अगर तो वो कोई ना कोई जो है खराबी पैदा कर रहा है, दैट इज द नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म। क्लियर है जी? अब ये टाइम जो होता है ना वो एक जबरदस्त किस्म की फंडामेंटल वेरिएबल है किसी भी चीज का, जो कि इकोसिस्टम के अंदर जो है मौजूद होता है। टाइम डिपेंडेंट रेट होता है उस चेंजेस के लिहाज से जहाँ पर बायोटिक और एबायोटिक जो है इंट्रैक्शन मौजूद होता है इकोसिस्टम में। और ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इस हवाले से कि किस तरह से जो है ना वो रेपल ट्रेवल करती है व्हेन वी थ्रो अ स्टोन इन अ पॉन्ड। अब सबसे पहले हम लोग देखते हैं एक टर्म दैट इज रिलेटेड टू वेरी शॉर्ट टाइम। दैट इज रिलेटेड टू वेरी शॉर्ट टाइम। वेरी शॉर्ट टाइम। इसमें बेसिकली क्या है जी, ये इंस्टेंटेनियस चेंजेस हैं जो कि लेस देन अ सेकंड होती हैं। ये क्या है, एक इंस्टेंटेनियस चेंजेस है वेरी शॉर्ट टाइम में। बेसिकली क्या होता है, इन्वॉल्व द इंस्टेंटेनियस चेंजेस that last less than a second, less than seconds। इसकी अगर मैं आपको एग्जांपल दूँ कि वो तमाम टाइम जो कि लाइटनिंग डिस्चार्ज में होता है या फिर किसी भी केमिकल रिएक्शन को टेक प्लेस होने में लगता है, डेट इज द वेरी शॉर्ट ड्यूरेशन। लाइटनिंग डिस्चार्ज, इसके साथ साथ फिर केमिकल रिएक्शन टेक प्लेस। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं ह्यूमन टाइम के हवाले से। ह्यूमन टाइम, ह्यूमन टाइम से मुराद ये है कि वो तमाम वक़्त का दुरानिया जिसमें हम लोग ज़्यादातर सोचते हैं, या फिर टाइम का यूनिट जिसमें जो है हम ऑब्जर्वेशन कर रहे होते हैं किसी भी चीज़ के हवाले से। इकोसिस्टम में
हमारी ऑब्जर्वेशन का दुरानिया। क्लियर है, उसको हम लोग किसका नाम देते हैं, ह्यूमन टाइम कहते हैं। स्पेन ऑफ टाइम, वक़्त का दुरानिया, स्पेन ऑफ टाइम इन विच मोस्ट ऑफ अस थिंक, मोस्ट ऑफ अस थिंक, वक़्त का वो ड्यूरेशन या वक़्त का वो दुरानिया जिसपे हम लोग सोचते हैं, या दूसरे लफ्ज़ों में हम लोग ये कह सकते हैं, इट इज़ द यूनिट ऑफ टाइम, इट इज़ द यूनिट ऑफ टाइम in which most of us think, most of us think, most of us observation, most of us observation about the ecosystem, about the ecosystem। क्लियर है, दिस इज द ह्यूमन टाइम। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं लॉन्ग टर्म की। लॉन्ग टर्म की, लॉन्ग टर्म प्लानिंग किसी भी ह्यूमन की रुकावटों में टाइम फ्रेम के हवाले से वो रियली एक्सीड करती हैं 20 ईयर्स तक। क्लियर है, लॉन्ग टर्म प्लानिंग, लॉन्ग टर्म प्लानिंग विद इन दी कंसंट्रेंट्स, ये रुकावटें होती हैं बेसिकली, इसकी रुकावटें ह्यूमन टाइम फ्रेम के हवाले से, ऑफ ह्यूमन टाइम फ्रेम, जो कि रियली एक्सीड्स कर रहा होता है 20 ईयर्स तक, एक्सीड्स 20 ईयर्स। क्लियर है जी, दिस इज द लॉन्ग टर्म। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं हिस्टोरिकल टाइम के हवाले से। नेक्स्ट हम बात करते हैं हिस्टोरिकल टाइम। हिस्टोरिकल टाइम, हिस्टोरिकल टाइम में तकरीबन वक़्त का वो इंटरवल जो कि इंडिविजुअल की स्टडी के लिहाज से बहुत ज़्यादा हो जाए, ये डिपेंड करते हैं रिकॉर्ड्स के ऊपर जो कि अर्ली जनरेशन जो है ना हमें प्रोवाइड करी होती है। हिस्टोरिकल टाइम इन्वॉल्व्स इन इंटरवल्स ऑफ टाइम, interval of time that are too long, that are too long कितना लॉन्ग जो कि किसी भी इंडिविजुअल की स्टडी के लिहाज से हो, that are too long to be studied by individual, to be studied by individual। क्लियर है जी, ये डिपेंड करता है रिकॉर्ड्स के ऊपर, इट इज डिपेंडेंट अपॉन, इट इज डिपेंडेंट ऑन रिकॉर्ड्स। ये किस पे डिपेंड करता है, रिकॉर्ड्स पे डिपेंड करता है, और वो तमाम जो रिकॉर्ड कौन प्रोवाइड करता है, अर्ली जनरेशन प्रोवाइड करती है, अर्लियर जनरेशन। क्लियर है, हिस्टोरिकल टाइम के बाद हम लोग बात करते हैं जियोलॉजिकल टाइम की। जियोलॉजिकल टाइम, जियोलॉजिकल टाइम से मुराद ये है कि लॉन्ग टर्म चेंजेस है इकोसिस्टम में। ये बेसिकली क्या है जी, दिस इज द लॉन्ग टर्म चेंजेस। इसको हम लोग क्या कहते हैं जी, जियोलॉजिकल टाइम से क्या मुराद है,
लॉन्ग टर्म चेंजेस विद इन द इकोसिस्टम, लॉन्ग टर्म चेंजेस किसमें, इको सिस्टम में। अब टाइम फ्रेम के अंदर जो है ना वो हमारी अर्थ की शेप बन रही होती है, वो इन्फ्लुएंस कर रही होती है इकोसिस्टम के स्ट्रक्चर के ऊपर। ये ड्रिफ्टिंग ऑफ कॉन्टिनेंट्स या फिर ये बिल्डिंग, माउंटेन बिल्डिंग्स या फिर जियोलॉजिकल साइकिल जो है ना इरोजन के हवाले से, या फिर सेडिमेंट्स की जो डेपोजिशन होती है, तमाम प्रोसेस जो है ना उस रिक्वायर होता है लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है ना। उसको हम लोग जो है ना वो डीप टाइम या फिर स्टिलर टाइम का भी नाम दे देते हैं। क्लियर है। वो तमाम वक़्त जो कि जिसमें यूनिवर्स एग्जिस्ट कर रही होती है, स्टार्स बनते हैं या फिर उनका एंड होता है, यहाँ तक कि प्लेनेट की फॉर्मेशन होती है, दैट इज द डीप टाइम। इसको हम लोग इसका नाम देते हैं डीप टाइम का नाम देते हैं, द टाइम इन विच द यूनिवर्स एग्जिस्ट। यूनिवर्स क्या करी होती है, एग्जिस्ट करी होती है, यूनिवर्स एग्जिस्ट, स्टार बिगन एंड प्लेनेट क्या करी होती है, उनकी फॉर्मेशन हो रही होती है, प्लैनेट्स आर फॉर्म्ड, दैट इज द डीप टाइम, या फिर इसको हम लोग किसका नाम देते हैं, स्टेलर का नाम देते हैं, या फिर स्टेलर टाइम का नाम देते हैं। क्लियर है। टाइम फ्रेम प्रोसेस के अंदर वो तमाम वक़्त जिसमें हमारी अर्थ की शेप होती है वो इन्फ्लुएंस करता है इकोसिस्टम के स्ट्रक्चर के हवाले से, जिसमें ड्रिफ्टिंग हो रही होती है कॉन्टिनेंट्स की, माउंटेन बिल्डिंग्स या फिर इरोजन हो रही होती है जियोलॉजिकल साइकिल्स की, और डेपोजिशन हो रही होती है सेडिमेंट्स की। ये तमाम अवामिल जो है ना उसको रिक्वायर होता है टाइम, लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है। उसको किसका नाम देते हैं हम लोग, डीप टाइम का नाम देते हैं। ये ज़्यादा कोई हैरानकुन बात नहीं है कि लॉन्ग टर्म प्लानिंग जो है ना वो बहुत ओड है, लेकिन ये है कि हमारे इकोसिस्टम की स्टेबिलिटी के हवाले से अगर हम लोग देखें तो तमाम तब्दीलियां जो कि प्रेसिपिटेट करती हैं बहुत ही फास्ट, जिसमें ओवरवेलमिंग आ जाती है, इकोसिस्टम की शेप होती है जिसमें मिलियंस ऑफ ईयर्स लगते हैं। हकीकतन जो होता है ना इन्वायरमेंटल टॉक्सिकोलॉजी, ये एक ज़बरदस्त किस्म का डिसिप्लिन है जो कि इस बात की निशानदेही करता है कि सेल्फ रेगुलेटिंग एबिलिटी होनी चाहिए इकोसिस्टम की, क्योंकि अगर तो एक चीज़ बढ़ रही है तो उसको इवेल्युएट भी करना चाहिए। तो ये जो बेसिकली चीज़ें हैं ना इसके अंदर हम लोग को इन्वायरमेंटल टॉक्सिकोलॉजी की मुताबिकत को देखना, जिसमें किसी भी स्पीशीज़ का सर्वाइवल मुमकिन हो सके, उसकी अंडरस्टैंडिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और उसकी अंडरस्टैंडिंग के लिए हमें ये बहुत पता होना चाहिए कि बेसिकली टॉक्सिकेंट्स के सोर्सेज कौन कौन से हैं। सोर्सेज ऑफ टॉक्सिकेंट्स, टॉक्सी सोर्सेज ऑफ टॉक्सिकेंट्स का पता होना चाहिए। सेकंड थिंग इज डैट हमें इन्वायरमेंटल साइकिल्स का और ट्रांसपोर्ट टॉक्सिकेंट्स के बारे में पता होना चाहिए, टॉक्सिकेंट्स के सोर्सेज। नेक्स्ट इज द इन इन्वायरमेंटल इन्वायरमेंटल साइकिल्स के बारे में पता होना चाहिए, और तमाम इन्वायरमेंटल साइकिल्स जो कि ट्रांसपोर्ट कर रहे होते हैं, डैट ट्रांसपोर्ट टॉक्सिकेंट्स। क्लियर है जी, जो कि कर रहे होते हैं ट्रांसपोर्ट कर रहे होते हैं टॉक्सिकेंट्स को। थर्ड थिंग हमें पता चलनी मोड ऑफ एक्शन, कि किस हद तक जो टॉक्सिकेंट्स है ना ये नुकसान पहुंचा सकता है इकोसिस्टम में, बीमारियां काज कर सकता है। मोड बाय विच दीज टॉक्सिकेंट्स एंटर्स, वो तमाम पाथवे के बारे में हमें पता चलना चाहिए। मोड्स बाय विच टॉक्सिकेंट्स एंटर और इफेक्ट कर रहे होते हैं ह्यूमन हेल्थ के ऊपर, ह्यूमन हेल्थ के ऊपर। क्लियर है। और फोर्थ पॉइंट दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट,
हम लोग को डिग्री का पता होना चाहिए, जिसमें सोसाइटी जो है ना वो डिफाइंस करती है सेफ्टी को। ये तमाम रिस्क जो कि एक्सेप्टेबल होते हैं किसी भी रिलेटेड एक्सपोजर के हवाले से, किसके एक्सपोजर के हवाले से, टॉक्सिकेंट्स के एक्सपोजर के हवाले से। डिग्री टू विच सोसाइटीज डिफाइन, डिग्री सोसाइटी डिफाइन सेफ्टी और रिस्क जो कि एक्सेप्टेबल है रिलेटेड टू आवर एक्सपोजर टू टॉक्सिकेंट्स, आवर एक्सपोजर टू टॉक्सिकेंट्स। क्लियर है कि हम लोगों ने उसकी खतरात के बारे में भी सोसाइटी को आगाह करना है, ठीक है ना, उसके रिस्क के बारे में जो कि एक्सेप्टेबल हो किसी भी इंडिविजुअल के लिए, कि वो उनको जो है ना वो अंडरस्टैंड कर सके। तो ये बेसिकली जो फोर्थ पॉइंट है, ये फोर्थ डिस्कशन जो है ना वो हम लोग उस वक्त कर सकते हैं जब हमारे पास एक जो है ना वो डिसिप्लिन मौजूद होगा, दैट इज इन द फॉर्म ऑफ इन्वायरमेंटल टॉक्सिकोलॉजी। क्लियर है। तो ये बेसिकली बहुत ज़्यादा ज़रूरी है फॉर द अंडरस्टैंडिंग या फिर फॉर द प्रिवेंटेशन ऑफ एनी टॉक्सिकेंट। क्लियर है। थैंक यू सो वेरी मच। इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन पूछ रहा हो तो जरूर कमेंट बॉक्स में पूछेगा। ये भी बताइएगा कि ये वीडियो आपके लिए कितनी हेल्पफुल रही। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।